Today's switchgear and protection lecture we are going to start our new topic protective relays यानी कि हम प्रोटेक्टिव रिलेज के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले रिले क्या है? रिले जो है वो एक प्रोटेक्टिव सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। उसको हम प्रोटेक्टिव सिस्टम का ब्रेन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, जो फॉल्ट है उसको वो सेंस करेगा और उसके हिसाब से बाद में वो सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट होने के लिए कमांड देता है। रिले है, उसके जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो अलग अलग रहते हैं और इसी वजह से बहुत सारे टाइप्स के रिलेज जो है उसको एम्प्लॉय किया जाता है। हर एक प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट रिले का यूज़ किया जाता है। सो ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है, इसके अंदर हम जो डिफरेंट टाइप्स के जो रिलेज है उसकी वर्किंग प्रिंसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग, उसका यूज़ क्या है और प्रोटेक्टिव रिलेज जो है उसका टेस्टिंग है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्टिव रिलेज के बारे में हम देखते हैं। सो प्रोटेक्टिव रिलेज है उसको क्यों एम्प्लॉय किया जाता है? सो प्रोटेक्टिव रिलेज जो है उसको एबनॉर्मल कंडीशन या तो फॉल्टी कंडीशन के सामने इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द रिले? रिले का फंक्शन क्या है कि पावर सिस्टम में या तो एबनॉर्मल कंडीशन या तो फॉल्टी कंडीशन में इक्विपमेंट है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए प्रोटेक्टिव रिले का यूज़ किया जाता है। जस्ट सपोज लोड होता है, ओके, तो जो लोड है उसको पावर देना होता है, तो उसको फीडर के थ्रू बस बार से उसको सप्लाई दिया जाता है। ओके, जो करंट है वो फीडर में से फ्लो होता रहता है और ये जो करंट है वो करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू उसको सेंस किया जाता है। जो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है उसको रिले कॉइल के साथ कनेक्ट किया जाता है। जस्ट सपोज हम सोचते हैं कि जो फीडर है वहाँ पे फॉल्ट होता है। ओके, हमने पहले पूरी एक पावर सिस्टम सोच ली है कि जिसके अंदर फीडर है, फीडर के थ्रू बस बार से होके लोड को सप्लाई मिल रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है, फीडर पे हमें फॉल्ट जनरेट करना है, उसको क्रिएट करना है। ओके, तो अब क्या होगा कि जब भी फीडर पे शॉर्ट सर्किट होगी तो इसकी वजह से जो फीडर में से करंट फ्लो हो रहा है वो इंक्रीज़ होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमने सेकेंडरी में क्या सीटी लगाया हुआ है। ओके, तो सीटी यानी कि जो करंट ट्रांसफार्मर है उसमें से भी करंट इंक्रीज़ होगा। तो इसकी वजह से जो रिले कॉइल है वो ऑपरेट होगी, क्योंकि करंट है वो उसमें से भी फ्लो होगा और जो रिले होता है उसकी जो रेटेड वैल्यू होगी करंट से, उससे करंट की वैल्यू बढ़ रही है। तो इसकी वजह से रिले ऑपरेट हो जाएगा। जो आर्मेचर रहता है वो अट्रैक्ट होता है और इसकी वजह से जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और इसकी वजह से जो ट्रिप कॉइल रहती है वो भी क्लोज हो जाती है और इसकी वजह से जो सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और जो फीडर यानी कि जो फॉल्टी पोर्शन है वो सिस्टम में से आइसोलेट हो जाएगा। सो दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्टिव रिले। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्रोटेक्टिव रिले एंड ऑक्सिलरी रिले। तो प्रोटेक्टिव रिले क्या होता है और ऑक्सिलरी रिले क्या होता है? सो जो प्रोटेक्टिव रिले होता है और जो ऑक्सिलरी रिले होता है, उसमें जो प्रोटेक्टिव रिले रहता है वो जब मेजरिंग क्वांटिटी या तो जो एक्चुएटिंग क्वांटिटी होती है उसकी वैल्यू पहले जो हमने सेट की हुई होती है वैल्यू, उससे अगर बढ़ती है तो प्रोटेक्टिव रिले ऑपरेट होता है। मेजरिंग क्वांटिटी यानी कि अगर हम वोल्टेज मेज़र कर रहे हैं, करंट मेज़र कर रहे हैं, इम्पीडेंस पर से रिले अगर ऑपरेट कर रहा है, ओके, तो उसकी क्या होती है, एक वैल्यू सेट की गई होती है रिले में। जस्ट सपोज मैंने 2
एम्पियर का करंट रखा है, तो अगर 2 एम्पियर के करंट से करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो रिले ऑपरेट होगा। ओके, तो प्रोटेक्टिव रिले कब ऑपरेट होगा कि अगर मेजरिंग क्वांटिटी है या तो एक्चुएटिंग क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू अगर उसकी जो पहले सेट की गई वैल्यू से अगर बढ़ रही है तो प्रोटेक्टिव रिले ऑपरेट होता है। बट जो ऑक्सिलरी रिले होता है वो कब ऑपरेट होगा कि जब उसमें से, यानी कि उसकी जो कॉइल है उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो उसकी पिकअप वैल्यू से अगर बढ़ता है तो ऑक्सिलरी रिले ऑपरेट होता है। तो इसकी वजह से जो प्रोटेक्टिव रिले रहता है उसको हम मेजरिंग रिले भी बोल सकते हैं, और जो ऑक्सिलरी रिले होता है उसको हम ऑल या तो नथिंग रिले के नाम से भी उसको बोल सकते हैं। यानी कि उसका कोई इतना फंक्शन नहीं है प्रोटेक्शन का। ओके, बट क्या करेगा कि अगर करंट की वैल्यू उसकी जो पिकअप वैल्यू है उससे बढ़ रही है तो ही वो ऑपरेट हो जाएगा। कुछ बार क्या होता है कि जो प्रोटेक्टिव रिले होता है उसके साथ ऑक्सिलरी रिले है उसको भी फिट किया जाता है। अब जो ऑक्सिलरी रिले जब भी प्रोटेक्टिव रिले ऑपरेट होगा तो वो भी ऑपरेट हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रोटेक्टिव रिले के ऊपर जो बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑक्सिलरी रिले? सो अगर हम देखने जाए तो ऑक्सिलरी रिले है उसको हम टोटल 4 रिले में भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी उसके फंक्शन के हिसाब से। सो फर्स्ट वन है चेंज ओवर रिले, सेकंड वन है फ्लैग इंडिकेटिंग रिले, थर्ड वन है सुपरवाइजरी रिले, फोर्थ वन है ट्रिपिंग रिले। सो इसमें सबसे फर्स्ट वन है वो है चेंज ओवर रिले। सो चेंज ओवर रिले का काम क्या रहता है? तो चेंज ओवर रिले है वो ऑक्सिलरी रिले है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जब भी रिले ऑपरेट होता है तो उसके जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, और इसी वजह से उसको हम बोलते हैं चेंज ओवर रिले। ओके, सेकंड वन है फ्लैग इंडिकेटिंग रिले। तो फ्लैग इंडिकेटिंग रिले क्या करता है? तो जैसे उसका नाम है फ्लैग इंडिकेट, यानी कि वो फ्लैग को इंडिकेट करेगा जब भी ऑक्सिलरी रिले ऑपरेट होगा उस टाइम पे। थर्ड वन है सुपरवाइजरी रिले। तो सुपरवाइजरी रिले जो है वो मेजरिंग रिले और ऑक्सिलरी रिले का कॉम्बिनेशन है, और वो सुपरविज़न के लिए यूज़ किया जाता है। फोर्थ वन है ट्रिपिंग रिले। तो ट्रिपिंग रिले का काम क्या है कि जब भी एक से ज़्यादा ट्रिपिंग ऑपरेशंस की ज़रूरत होती है उस टाइम में ट्रिपिंग रिले यूज़ किया जाता है, और उसको हम इंस्टेंटेनियस टाइप रिले भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव रिलेज। अगर हम प्रोटेक्टिव रिलेज के बारे में देखने जाए तो बहुत सारे प्रोटेक्ट टाइप्स हैं उसके क्लासिफिकेशन भी बहुत लंबा रहता है। उसमें सबसे फर्स्ट वन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, सेकंड वन है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल रिले, पोलराइज्ड रिले, इलेक्ट्रोडायनेमिक रिले, इंडक्शन रिले, मोटर पैटर्न रिले, थर्मल रिले, गैस ऑपरेटेड रिले एंड स्टैटिक रिले। तो वन बाय वन हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, वो हम देखेंगे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले जो रहता है उसमें कॉइल जो रहते हैं, सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। ओके, तो उसमें ये जो है वो अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप है, यानी कि टोटल 3 टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले रहते हैं। उसमें फर्स्ट वन है अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप, सेकंड वन है सोलेनॉइड टाइप एंड थर्ड वन है बैलेंस्ड बीम टाइप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ओके,
तो जब भी कॉइल में से करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है। अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर अगर हम सॉफ्ट आयरन पीस को रखते हैं तो इसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है। ये जो फोर्स लगता है मूविंग आयरन पे वो एयर गैप और जो फ्लक्स रहता है उन दोनों के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में रहता है। सो अगर इफ़ वी राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द फोर्स देन Fe इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। अगर हम इसको कांस्टेंट K से लिखते हैं तो Fe इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KI स्क्वायर। Okay, so this is the equation for the force acting on the moving iron. अगर DC टाइप का जो करंट रहता है तो इसमें क्या होगा, जो करंट फ्लो होगा वो कांस्टेंट रहता है। बट अगर AC टाइप का रिले रहता है तो जो करंट है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। अब अगर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप के जो रिले देखते हैं तो टोटल 3 टाइप के रिले होंगे। ये कंस्ट्रक्शन के हिसाब से है। ओके, हमने जो देखा वो क्या था, वर्किंग प्रिंसिपल था। नाउ टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले। सो उसमें फर्स्ट वन है अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप, सेकंड वन है सोलेनॉइड टाइप एंड थर्ड वन है बैलेंस्ड बीम टाइप। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले। So this is the construction of attracted armature type relay. Okay, तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसके ऊपर वाइंडिंग को वाउंड की गई है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाइंडिंग है उसको, ये जो है वो सॉफ्ट आयरन पीस है उसके ऊपर यहाँ पे वाइंडिंग को वाउंड किया गया है। अब ये जो सॉफ्ट आयरन पीस है उसको हिंज किया गया है एक एंड पे। ओके, अब क्या होगा कि जो जब भी कॉइल में से करंट फ्लो होगा तो उस टाइम पे यहाँ से होके करंट फ्लो होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर ये जो करंट है उसका अगर मैग्नीट्यूड है वो अगर कैपेबल हुआ, यानी सफिशिएंट करंट अगर फ्लो हो रहा है तो जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो जो स्प्रिंग का जो फोर्स रहता है उससे बढ़ जाता है। तो क्या होगा, जो आर्मेचर है वो अट्रैक्ट होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिपिंग कॉइल है। ओके, तो इसकी वजह से अगर मीन्स जो स्प्रिंग फोर्स है यहाँ पे नीचे स्प्रिंग लगाई हुई रहती है। ओके, तो अगर स्प्रिंग की फोर्स से करंट का फोर्स अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा, यहाँ से ये कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो जाएंगे। ओके, यानी कि ट्रिप कॉइल के जो कॉन्टैक्ट्स है वो क्लोज हो जाएंगे। कुछ बार क्या किया जाता है कि स्प्रिंग की जगह पे वेट का भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने वेट यूज़ किया है। ओके, तो यहाँ पे जो वेट है, वेट के अलावा भी यहाँ पे स्प्रिंग का हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर स्प्रिंग या तो वेट से ज़्यादा अगर करंट कॉइल में से फ्लो होता है उस टाइम पे अगर जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो यहाँ से ट्रिपिंग कॉइल के जो कॉन्टैक्ट्स है वो क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पे जो कॉइल यूज़ की जाती है उसमें टैपिंग्स भी लिए जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, करंट का जो सेटिंग है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज़ द अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले। ओके, सिर्फ क्या है, एक कोर है, कोर के ऊपर वाइंडिंग को वाउंड किया जाता है। अब ये जो आयरन कोर है यानी जो आर्मेचर है उसको एक एंड जो होता है वहाँ पे उसको हिंज किया जाता है। जो निचला पार्ट रहता है, लोअर पार्ट,
उसको हम क्या करते हैं, या तो स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करते हैं या तो वेट कनेक्ट करते हैं। अब जब भी करंट कॉइल में से फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, फोर्स प्रोड्यूस होगा। अगर ये जो फोर्स है वो स्प्रिंग के फोर्स से या तो जो वेट लगाया गया है उससे अगर बढ़ जाता है तो जो ट्रिपिंग कॉइल की जो सर्किट है उसके कॉन्टैक्ट्स बंद हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले। नाउ नेक्स्ट वन इज द सोलेनॉइड टाइप रिले। सो डायग्राम में देख सकते हो कि एक सोलेनॉइड का यूज़ किया गया है। जो सेंटर पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो प्लंजर है। तो इसके कंस्ट्रक्शन की वजह से इसको सोलेनॉइड टाइप रिले कहा जाता है, क्योंकि जो सेंटर पार्ट है वहाँ पे एक सोलेनॉइड का यूज़ किया जाता है और उसका जो बीच का हिस्सा रहता है वहाँ पे आयन प्लंजर को कनेक्ट किया जाता है। जब भी कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है या तो जो करंट है वो माइनर मैग्नीट्यूड में फ्लो हो रहा है, ओके, कि जिसकी वजह से फोर्स इतना प्रोड्यूस नहीं होता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो प्लंजर है वो उसकी वेट के हिसाब से उसकी उसी पोजीशन में रहेगा। या तो अगर स्प्रिंग कनेक्ट की गई है तो उसकी जो पोजीशन होगी प्लंजर वहाँ पे ही रहेगा। जब भी करंट फ्लो नहीं होता है या तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो सफिशिएंट नहीं होगा तब तक। अगर कॉइल है उसमें से सफिशिएंट करंट फ्लो होता है तो इसकी वजह से क्या होगा, सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इसकी वजह से जो प्लंजर है वो कॉइल के अंदर अट्रैक्ट होगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये कॉइल प्लंजर है वो यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, तो यहाँ से जो ट्रिप कॉइल है उसके कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो जाएंगे और इसकी वजह से क्या होगा, सर्किट है वो क्लोज हो जाएगी। अब इस टाइप के जो रिले है वो एसी और डीसी दोनों में अपन यूज़ कर सकते हैं, बट डिफरेंस क्या होगा कि जब डीसी ऑपरेशन रहता है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो कांस्टेंट रहता है और इसकी वजह से जब रिस्ट्रेनिंग फोर्स जो लगता है उससे ज़्यादा अगर ये फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो रिले ऑपरेट होगा, यानी कि Fe इज़ K1I²। ओके, तो जो Fe है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, K1 कांस्टेंट और जो I है वो कॉइल का ऑपरेटिंग करंट है, यानी कि Fe इज इक्वल टू K1I²। ओके, सेम वे Fr जो होगा वो होगा रिस्ट्रेनिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग इंक्लूडिंग फ्रिक्शन, यानी कि स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे रिस्ट्रेनिंग फोर्स और K2 को हम लेंगे एज ए कांस्टेंट। अब जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो रिस्ट्रेनिंग फोर्स के जितने ही होगा तो उस टाइम पे कोई भी वर्किंग होगा नहीं, यानी कि प्लंजर है उसकी सेम पोजीशन में रहेगा। नाउ हम देखेंगे एसी ऑपरेशन। अगर सोलेनॉइड टाइप रिले को अगर हम एसी सप्लाई पे ऑपरेट करते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे जो जब भी हम एसी का यूज़ करते हैं, जब एसी पावर सप्लाई में हम सोलेनॉइड टाइप रिले का यूज़ करते हैं उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो करंट के स्क्वायर के हिसाब से चेंज होता है, बट यहाँ पे करंट जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा नहीं। तो इसकी वजह से हम जो Fe है जो फोर्स है उसका इक्वेशन हम लिखेंगे कि Fe इज इक्वल टू Ki², जहाँ पे I की वैल्यू होगी Im sin ओमेगा t। ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सो यू विल गेट 1/2 Ki
IM² माइनस 1/2 k IM² cos 2 ओमेगा t, जहाँ पे IM है वो ऑपरेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। जब भी इस टाइप के रिले को हम AC सप्लाई में यूज़ करेंगे तो जो कॉन्टैक्ट्स है उसमें चैटरिंग प्रोड्यूस होता है। तो इसको जो चैटरिंग प्रोड्यूस होता है उसका रीज़न क्या है और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ओके, तो हमने देखा कि कितना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। Fe = 1/2 k IM² माइनस 1/2 k IM² cos 2 ओमेगा t। तो इस इक्वेशन पे से हम क्या देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसके टोटल 2 कंपोनेंट है। उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो टाइम पे डिपेंड करता नहीं है, यानी कि 1/2 k IM² वो टाइम पे डिपेंड नहीं है, यानी कि वो कांस्टेंट है। जबकि जो दूसरा कंपोनेंट है यानी कि 1/2 k IM² cos 2 ओमेगा t वो टाइम डिपेंडेंट है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी से 2 टाइम्स होगी। ओके, 2 ओमेगा t। तो इसकी वजह से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी से डबल होगी। ओके, ये आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसके 2 कंपोनेंट हैं। एक है कांस्टेंट यानी कि जिसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, दूसरा है पल्सेटिंग एट डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उससे डबल फ्रीक्वेंसी से वो चेंज होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्प्रिंग है तो स्प्रिंग की वजह से ओके, यहाँ पे आप जो देख सकते हो FR, ये जो सीधा लाइन जा रहा है वो आपको दिखा रहा है FR, यानी कि स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो जो दूसरा कंपोनेंट है, जो डॉटेड लाइन आपको नीचे दिख रही है, ओके, ये वाली, उसको हम बोलेंगे 1/2 k IM², यानी कि जो कांस्टेंट कंपोनेंट है वो, जबकि ऊपर का जो दिख रहा है वो है वेरिएबल, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा करंट के फ्लो होने की वजह से वो दिखा रहा है। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस बाय द करंट और दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट, यानी कि जो AC करंट है वो दिखा रहा है। ओके, सो अब क्या होगा कि जो FR फोर्स है वो स्प्रिंग की वजह से प्रोड्यूस होगा और वो यहाँ पे आपको दिख रहा है कांस्टेंट है। ओके, मीन्स कि वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है। बट जब भी टाइम T1 पूरा होगा, ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे T1 टाइम के बाद जो अट्रैक्शन फोर्स है वो स्प्रिंग के फोर्स से 2 टाइम्स बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट्स है वो क्लोज हो जाएंगे। बट जब भी टाइम T2 आ रहा है, ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो T2 टाइम, तो उस टाइम पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो स्प्रिंग के फोर्स से कम हो जाएगा और इसकी वजह से जो कॉन्टैक्ट्स है वो ओपन हो जाएंगे। फिर से जब टाइम T3 आएगा तो कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो जाएंगे और जब T4 टाइम आएगा तो कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे चैटरिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट्स, यानी क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन होगा, क्योंकि जो उसका सेकंड कंपोनेंट है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो T1 टाइम पे वो क्लोज होगा, T2 पे ओपन हो जाएगा, T3 पे फिर से वो क्लोज होगा, T4 पे वो फिर से ओपन होगा, यानी कि कॉन्टैक्ट्स कंटिन्यूअस ओपन क्लोज होगी, जिसको हम बोलेंगे चैटरिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट्स। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो चैटरिंग हो रहा है उसकी वजह से जो कॉन्टैक्ट्स है वहाँ पे स्पार्किंग हो सकता है और इसकी वजह से जो कॉन्टैक्ट्स है वो डैमेज हो सकते हैं। तो ये जो कॉन्टैक्ट्स है उसको बचाने के लिए हमें कुछ प्रिवेंशन लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
तो यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसकी वजह से दोनों के बीच में कुछ फेस डिफरेंस मिलेगा। इसकी वजह से जो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये जो फोर्स रहेगा वो स्प्रिंग के फोर्स से बढ़ जाएगा। सो बाय दिस वी कैन प्रिवेंट चैटरिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट्स, ओके। और इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एयर गैप फ्लक्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम दो फ्लक्स में डिवाइड कर देंगे और दोनों के बीच में कुछ फेस डिफरेंस रखा जाता है, ओके। और इसके लिए एक शेडिंग बैंड होता है उसको कॉइल पे रखा जाता है। इसकी वजह से क्या होगा कि दो फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे। एक जो फ्लक्स होगा वो शेडेड पार्ट में प्रोड्यूस होगा और दूसरा जो होगा वो अनशेडेड पार्ट में प्रोड्यूस होगा। जो शेडेड पार्ट में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो जो अनशेडेड पार्ट में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उससे लैग करेगा। अब जो दूसरी मेथड है उसके अंदर क्या किया जाता है कि एक जो कोर रहता है उसके अंदर दो वाइंडिंग को रखा जाता है, यानी कि जो कोर है उसके ऊपर दो वाइंडिंग रखी जाती है और जो कैपेसिटर होता है उसको एक वाइंडिंग के साथ रखा जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, दोनों के बीच में फेस डिफरेंस क्रिएट होगा और इसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे उन दोनों के बीच में भी फेस डिफरेंस बना रहेगा। तो इसकी वजह से जो चैटरिंग है वो प्रिवेंट हो सकती है। So in this way we can prevent the chattering of the contacts. थर्ड वन है अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप पोलराइज्ड रिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अट्रैक्शन आर्मेचर टाइप पोलराइज्ड रिले को। तो यहाँ पे एक फीचर ऐड किया जाता है और वो है डायरेक्शनल फीचर और इसकी वजह से इसको पोलराइज्ड रिले कहा जाता है। इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। ये जो मैग्नेट यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से जो सफिशिएंट फोर्स है वो आर्मेचर पे लगता नहीं है। अगर करंट है वो कॉइल में से फ्लो होता है एक ही डायरेक्शन में और अगर मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम ही डायरेक्शन में अगर रहता है तो इसकी वजह से टोटल फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा और इसकी वजह से आर्मेचर है वो अट्रैक्ट होगा, ओके। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों एक ही रहेगी तो फ्लक्स इंक्रीज होगा और आर्मेचर है वो अट्रैक्ट होगा। बट अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया गया तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा और उसकी वजह से जो नेट फील्ड है वो रिड्यूस होगा और उसकी वजह से जो आर्मेचर है वो अट्रैक्ट हो पाएगा नहीं। तो इसी वजह से ये जो रिले है यानी कि जो पोलराइज्ड रिले है वो स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होता है उसी टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप पोलराइज्ड रिले कि यहाँ पे एक डायरेक्शनल फीचर ऐड किया गया है कि जो करंट की जो फ्लो होने की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से ही ये वर्क करता है। यानी कि अगर करंट की स्पेसिफिक डायरेक्शन दी गई हो तभी जाके पोलराइज्ड रिले का हम यूज़ कर सकते हैं। जबकि हमने जो सोलेनॉइड रिले देखा उसको हम बहुत सारी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, जो ओवर करंट प्रोटेक्शन है, डिफाइनाइट
टाइम लैग ओवर करंट जो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रहता है उसके अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं उसको। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में भी हम सॉलिनॉइड टाइप अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले का यूज़ कर सकते हैं। एज एन ऑक्सिलरी रिले भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो पोलराइज्ड रिले है उसको हम स्पेसिफिक करंट की डायरेक्शन दी गई है उसी टाइम पे हम उसका यूज़ कर सकते हैं।